नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज है। तो दोपहर 12 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी की प्रेस वार्ता होनी है। आपको बता दें कि राजस्थान लोकसभा चुनाव को लेकर के सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और राजस्थान में चुनाव की तैयारी, मतदान की तिथि और आचार संहिता लागू होने के बाद आए बदलाव को लेकर के विस्तृत ये खबर हम आपको दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, जयपुर से टेलीफोन लाइन पर संवाददाता अरबाज अहमद जुड़ चुके हैं। अरबाज, आज की ये पीसी बेहद महत्वपूर्ण है, समय पता चल पाया? जी बिल्कुल, देखिए करीब 12 बजे जो राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं प्रवीण गुप्ता, वो संवाद करेंगे। उन्होंने मीडिया आमुखीकरण का कार्यक्रम रखा है, जिसमें मीडिया को किस तरह से कवरेज करना है इसकी बातचीत करने के साथ ही इस बात पर संवाद किया जाएगा कि जो आचार संहिता लागू की गई है उसमें राजस्थान के संदर्भ में क्या क्या चीजें लागू होंगी, कौन कौन सी नई शुरुआत होगी और खास तौर पर क्या शेड्यूल रहेगा चुनाव का, क्योंकि 2 शिफ्ट में यहाँ पर मतदान किया जाना है। तो उसमें 19 अप्रैल को कौन कौन सी 12 विधानसभाओं में किस तरह से पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और जो 26 अप्रैल को मतदान किया जाना, उसमें कौन कौन सी लोकसभाओं में कैसे मतदान किया जाएगा, इन सभी चीजों को लेकर के बातचीत की जाएगी। और विजिलेंस जो ऑन होगी उसमें सी विजिल के जरिए पूरे राजस्थान में अब शिकायतें होंगी और कार्रवाइयां शुरू कर दी जाएगी। किसी भी तरह की जो फ्रीबीज है या लालच है या फिर डर है, इसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों को क्या निर्देश दिए जा सकते हैं? देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों को, सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मुस्तैद रहने के लिए दे दिया गया है और जिला मुख्यालय स्थल जो स्तर पर सभी जगह एक कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दे दिए गए, जहां पर शिकायतें हो सकती हैं, जहां पर जो लोग हैं वो अपनी जानकारी ले सकते हैं चुनाव के संदर्भ में, और जो तैयारियां हैं चुनाव के आवेदन से लेकर के नामांकन की, इन सभी चीजों के काम शुरू कर दिए जाएंगे वहां पर। बहुत शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये होनी है। लोकसभा, बताया जा रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर के सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस ये की जाएगी। तो और दौसा से बड़ी जानकारी आपको दे दें, नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। नाबालिग का अपहरण करके बदमाश ले गए थे और किराए के मकान में बच्ची को बदमाश लेकर के गए थे। तो पीड़ित बच्ची की मां ने 2 लोगों पर केस जो है वो दर्ज करा दिया है। मामले की पड़ताल करने में अब पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दौसा से पहुंचा रहे हैं, जहां पर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ टेलीफोन लाइन पर दौसा से संवाददाता आशीष शर्मा जुड़ चुके हैं। आशीष, आरोपी कौन थे, पता चला? आशीष, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल। बच्ची की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, किन पर आरोप लगाए गए? बिल्कुल, ये 16 साल की बालिका है और 2 युवकों पर आरोप लगाया है कि उस जो नाबालिग है उसको घर से ले गए और एक किराए के कमरे पर ले गए, जहां उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। ये पूरा घटनाक्रम कल का है, शनिवार के दिन का है। और घटना के बाद जैसे ही परिजनों को ये बात की जानकारी लगी तो तत्काल महिला थाने में पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। महिला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके महिला अपराध एवं अनुसंधान सेल की एडिशनल एसपी हैं तृप्ति विजयवर्गीय, उनको जांच सौंपी गई है। वहीं अब पीड़िता के मेडिकल और बयान कराए जाएंगे। आज पीड़िता को मेडिकल के लिए दौसा जिला अस्पताल में ले जाया जाएगा, साथ ही बयान दर्ज किए जाएंगे। इधर दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब पुलिस की एक टीम भी बनाई गई है, जो जगह जगह दबिश दे रही है। जो आरोपी हैं उनका नाम रोहित, मीना और आशीष है और दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। क्या परिचित थे आरोपी बच्ची के? बिल्कुल, जो आरोपी हैं वो बच्ची के परिचित बताए जा रहे हैं और इसी का कारण है कि जो बच्ची की मां है उसने नामजद FIR दर्ज कराई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, नाबालिग का अपहरण कर बच्ची को किराए के कमरे में लेकर के गए थे आरोपी, ऐसी जानकारी है। बीजेपी ने चुनावी तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक 25 सीटों पर फतेह की रणनीति को लेकर के ये बैठक की जाएगी और बैठक में सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहेंगे।
और बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी के साथ बड़े नेताओं के दौरे पर चर्चा हुई और इसके साथ ही शेष बची 10 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन हुआ। आपको बता दें कि बैठक के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार बीजेपी 25 की 25 सीटों पर तो जीतेगी, लेकिन इस बार जीत का मार्जिन पहले की तुलना में बड़ा होगा, क्योंकि जनता ने 3 महीने में डबल इंजन की सरकार के काम को देखा है। बार भी हम 25 सीट जीतेंगे, लेकिन अब की बार मार्जिन बड़ा होगा। इस डबल इंजन की सरकार को उन्होंने 3 महीने में भी देख लिया है और केंद्र की सरकार को भी देखा है। मैं कह सकता हूं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेगी। और दौसा से बड़ी जानकारी आपको दे दें, आपको बता दें कि छात्रा ने जहर खाया है। सरकारी आवासीय स्कूल में छात्रा ने जहर खाया और जहर खाने से 16 वर्षीय छात्रा की जो तबीयत है वो बिगड़ गई है और रात करीब 2 बजे छात्रा को अस्पताल लाया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बच्ची का इलाज जो है जिला अस्पताल में गंभीर अवस्था में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि छात्रा को जयपुर रेफर कर दिया गया है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय भंडारी की ये जो बच्ची है वो छात्रा बताई जा रही है और आवासीय विद्यालय में छात्रा के विषाक्त के सेवन के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि बच्ची के जहर पीने के पीछे का कारण क्या था वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है और इसके साथ साथ सभी से पूछताछ भी की जा रही है। तो 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने अज्ञात कारणों की वजह से जहर पी लिया है। अब इसके बाद पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। तो सरकारी आवासीय स्कूल में छात्रा ने जहर खाया है, ये जानकारी सामने निकल कर आई है और इसके बाद बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। बाइक सवार बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया और आगरा रोड पर उत्पात मचाया गया है। 2 दर्जन से ज्यादा वाहनों के शीशे तोड़े गए हैं। कई घरों पर पथराव भी किया गया है। बदमाशों के उत्पात से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने कानोता थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, बाइक सवार बदमाशों ने एक बार फिर से जमकर उपद्रव काटा है, जिसके बाद इलाके में आक्रोश भी है और दहशत का माहौल भी। कई घरों पर पथराव किया गया है। आरोपियों की तरफ से ऐसी जानकारी है। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, पत्थरबाजी की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से संवाददाता टेलीफोन लाइन पर अरबाज अहमद जुड़ चुके हैं। अरबाज, ये घटना कितने देर पहले की है और आरोपी कौन थे? देखिए, पुलिस इस मामले की जांच में जुट रही है, क्योंकि करीब देर रात 2 से 2:30 बजे 3 बाइक सवार जो 6 लोग थे, जो उन लोगों ने अपने साथ में पत्थर वगैरह लेकर के पूरी 2-3 कॉलोनियों में उन्होंने उत्पात मचाया है। 2 दर्जन से ज्यादा जो व्हीकल हैं, जिसके अंदर कार भी हैं, बस भी हैं, कुछ ई रिक्शा हैं, कुछ ऑटोज हैं, इस तरह की गाड़ियों के सभी के शीशे तोड़ दिए। कुछ घरों पे पथराव भी किए। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि देर रात उठे तब तक वो लोग जा चुके थे। उनमें से कुछ लोगों की बाइक रास्ते में गिर भी गई थी। फिलहाल आक्रोशित पूरी भीड़ जो है 2-3 कॉलोनियों की, वो कानोता थाने पहुंच चुकी है और पुलिस से इन उत्पातियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया, वो मौके पर मौका मुआयने के लिए आ रहे हैं, अपनी टीम को भी भेज रहे हैं और ये जानकारी लेकर के स्थानीय जो लोग हैं उनके सीसीटीवी कैमरों से फुटेज लेकर के उनकी गिरफ्तारी करने की कोशिश। तो कार्रवाई कहाँ तक पहुंची? सीसीटीवी खंगाले गए या फिर नहीं? देखिए, सीसीटीवी जो फुटेज है वो निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो लोग हैं, जो दुकानें हैं, उनके मालिकों को बुलाया जा रहा है, क्योंकि लोग बहुत देर तक पहुंचते हैं अपनी दुकानों पर, तो उनको वक्त से पहले बुला करके सीसीटीवी दिया जाएगा और आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा कि कौन लोग थे और किस उद्देश्य से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। बहुत शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, बदमाशों ने उत्पात मचाया है, अब इनकी तलाश में पुलिस जुटी है। तकरीबन रात को 2 बजे कुछ उत्पाती लोग आए थे। 4 से 5 लोग थे, गाड़ियों पे आए थे और जो है मोहल्ले की जितनी भी गाड़ियां थी सारी गाड़ियों को तोड़ फोड़ के चले गए और इनका मकसद तो उत्पात मचाना ही था। जितनी भी गाड़ियां थी पूरे मोहल्ले की गाड़ियों को तोड़ गए। तकरीबन 15 से 20 गाड़ियां थी। बसों को भी नुकसान पहुंचाया है और हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और ऐसे उत्पातियों में सख्त से सख्त कार्रवाई करें और आने वाला जो वक्त हो वो सही से निकले और आने वाले टाइम में ऐसी कोई भी घटना घटित ना हो।
और चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बीजेपी ने इस बार 400 पार का मिशन रखा है और अपने मेगा प्लान को अमली जामा पहनाने में जोर शोर से जुट चुकी है बीजेपी, जबकि कांग्रेस खाता खोलने में दिलोजान से भिड़ी है। तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बीजेपी ने इस बार 400 पार का मिशन रखा है और अपने मेगा प्लान को अमली जामा पहनाने में जोर शोर से लगी हुई है, जबकि कांग्रेस खाता खोलने में दिलोजान से भिड़ी हुई है। बहरहाल प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, 12 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी, 13 सीटों पर मतदान होगा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 10 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जबकि बीजेपी उससे पहले ही 15 नामों की सूची जारी कर चुकी है। हर सीट पर होने वाली हर हलचल पर पूरे देश की नजर होगी। एक नजर एक दूसरे के सामने खम ठोक रहे उम्मीदवारों पर डालते हैं। सबसे पहले बात भरतपुर की करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राम स्वरूप कोहली को मैदान में उतारा है। राम स्वरूप कोहली की भिड़ंत संजना जाटव के साथ होगी। कांग्रेस पार्टी ने संजना को मैदान में उतारा है। बात चुरू के मुकाबले की करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र झाझड़िया को मैदान में उतारा है और उनका मुकाबला हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कसवा से रहेगा। जोधपुर का मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को मैदान में उतारा है और गजेंद्र सिंह शेखावत का मुकाबला कांग्रेस के करण सिंह से रहेगा। अलवर के मुकाबले की बात करें तो भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं, वहीं उनका मुकाबला ललित यादव से रहेगा। बीकानेर की भिड़ंत भी दिलचस्प रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अर्जुन राम मेघवाल को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने गोविंद राम मेघवाल को मैदान में उतारा है। जालौर के मुकाबले की अगर बात करें तो लुम्बाराम चौधरी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला कांग्रेस के वैभव गहलोत से रहेगा। उदयपुर का मुकाबला मन्नालाल रावत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और ताराचंद मीणा कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच रहेगा। चित्तौड़गढ़ का मुकाबला भी काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि यहां से पार्टी ने सीपी जोशी को मैदान में उतारा है और उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी से उदयलाल आंजना से रहेगा। 4 जून को नतीजे आएंगे। गौरतलब है कि 2019 में भी राजस्थान में भी 2 चरणों में ही चुनाव हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। लोकसभा चुनाव के साथ ही बागीदौरा में उपचुनाव का बिगुल भी बज चुका है और महेंद्रजीत सिंह मालवीय के इस्तीफे से खाली हुई इस सीट पर क्या है नया समीकरण और कब डाले जाएंगे वोट, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों का मैदान तैयार हो गया है। इसके साथ ही कुछ विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव भी होगा, जिसमें एक राजस्थान की बागीदौरा विधानसभा सीट भी है। ये सीट बांसवाड़ा जिले में आती है, जहां से महेंद्रजीत सिंह मालवीय विधायक थे, लेकिन उन्होंने पिछले दिनों ही बीजेपी का दामन थाम लिया था और अब वो बांसवाड़ा से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी सीट से रिजाइन कर दिया था, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव होना था, जिसकी तारीख की अब चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। राजस्थान में जब दूसरे चरण में बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी, उसी समय बागीदौरा सीट पर उपचुनाव होगा। बागीदौरा सीट पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 4 जून को चुनाव का नतीजा आएगा। इस सीट पर 2,60,000 वोटर हैं। 2023 दिसंबर में राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव के समय इस सीट से कांग्रेस के महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने जीत हासिल की थी, लेकिन मालवीय के इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली हो गई है, जिस पर अब उपचुनाव होगा और चुनाव आयोग ने इसकी तारीख घोषित कर दी है। इंतजार सिर्फ उम्मीदवारों का है। बीजेपी और कांग्रेस इस सीट पर किस चेहरे पर दांव लगाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर था, लेकिन जो पहले नंबर पर था वो अब बीजेपी के साथ है। ऐसे में इस सीट पर बीजेपी के लिए उम्मीद की किरण भी दिख रही है। और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के परिवार में कांग्रेस के कई दिग्गज शामिल हो गए हैं, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। लोकसभा चुनाव में 400 पार का दम भरने वाली बीजेपी के लिए उत्साह बढ़ाने वाला ये माहौल था। बढ़ा प्रदेश बीजेपी का कुंबा।
कांग्रेस के कई दिग्गज बीजेपी में शामिल। सीपी जोशी ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस नेता करण सिंह समेत कई दिग्गजों ने हाथ का साथ छोड़कर कमल को थाम लिया है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाया, तो वहीं करण सिंह ने सीपी जोशी का फूलों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी में कोई यादव नाम का रूप ही नहीं है। कोई यादव आप चाहोगे तो गिनने को ही नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति है। तो बीजेपी जीतेगी, बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी और अलवर की सीट तो हम बहुत भारी मतों से जिताएंगे। करण सिंह के बाद प्रताप पूनिया, बलवीर छिल्लर भी बीजेपी के हो गए। बीजेपी के कुनबे में शामिल होने वालों में भंवर सिंह पराड़ा और सुशीला कंवर पराड़ा भी शामिल हैं। कांग्रेस के अलावा आरएलपी के प्रदेशाध्यक्ष पुखराज गर्ग ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। मोदी साहब ने देश के अंदर ऐसे काम किए जैसे कानून बढ़ाना, धारा 370 हटाना और जो भारत को विकसित देश के रूप में बनाने के लिए जो उन्होंने संकल्प किया है, इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। जयपुर में बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी की मौजूदगी में भारी संख्या में नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर सीपी जोशी और अरुण चतुर्वेदी ने जहां जीत का भरोसा जताया, तो वहीं विपक्ष पर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी जी के करिश्मा नेतृत्व का कि जो उन्होंने 10 वर्षों में इस देश को दिया है, यही अटल विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। ठीक है, आदरणीय डॉक्टर साहब ने करण सिंह ने कि हमारा नेतृत्व से नेतृत्व नशे में है। दो अंतर, एक तरफ जो एक परिवार को देश मानते हैं, दूसरी तरफ इस देश को अपना परिवार मानते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी है। कांग्रेस पार्टी नशे में है, दिशाहीन है, नीतिविहीन है। ऐसे कांग्रेस पार्टी में ना देश का भविष्य है, ना प्रदेश का भविष्य है। इसलिए नरेंद्र मोदी 10 साल से जिस प्रकार देश को सामने रखते हुए अपना परिवार बनाकर उसकी उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, देश की बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने से स्वयं का भला भी है, देश और समाज का भला। पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। बहरहाल पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है और इसका फायदा पार्टी को कितना होगा, ये चुनावी नतीजे तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और जयपुर के परकोटा का गणगौरी अस्पताल में सभी सुविधाओं का इंतजार लोगों को है अभी तक, लेकिन ये इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। तय समय से 6 महीने ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं है। आखिर कब मिलेगी लोगों को पूरी सुविधा, इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। एसएमएस अस्पताल में मरीजों की तादाद क्या है, ये बात तो आप सभी को पता ही होगी। इसी भार को कम करने के लिए परकोटा के गणगौरी अस्पताल करीब 250 बेड का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य की सुस्त रफ्तार के कारण परकोटा इलाके के मरीजों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। गणगौरी अस्पताल के विस्तार का काम 24 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया था, जिसकी डेडलाइन अक्टूबर 2023 थी, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हो पाया है। स्मार्ट सिटी के तहत तैयार किए जा रहे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का काम संबंधित एजेंसी द्वारा इस साल फरवरी तक पूरा करने का वादा किया गया था, वो भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। गणगौरी अस्पताल प्रशासन एक बार फिर से संबंधित कंपनी को निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए लेटर लिखने वाली है। मैंने उनको परसों के दिन यानी कि डेट 12 को मैंने उनको वापस एक और नोटिस दिया है कि अब हमें डिटेल बताया कि अब हमें कब तक इसको कंप्लीट करके देंगे, जिससे कि हम आगे कार्रवाई हमारे इक्विपमेंट्स हैं उन सबको इंस्टॉल कर सकते हैं। गणगौरी अस्पताल में रोजाना करीब 1500 मरीजों की ओपीडी रहती है और करीब 150 मरीजों की आईपीडी रहती है। इस अस्पताल के कारण परकोटा के मरीजों को एसएमएस अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ते।
न्यूज 18 के लिए सौरभ व्यस्ती की रिपोर्ट। और होली पर हर कोई रंग गुलाल में रंगा नजर आता है, लेकिन कई बार केमिकल युक्त रंग गुलाल लगाने से त्वचा पर एलर्जी हो जाती है, जिससे होली का मजा किरकिरा हो जाता है। लेकिन अब केमिकल मिले रंग से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों कह रहे हैं ऐसा, रिपोर्ट में समझिए। अगर हम कहें कि ये महिलाएं होली की तैयारी में जुटी हैं, तो बहुत मुमकिन है आप हमारी बात को सिरे से ही खारिज कर दें। पूछें कि होली की तैयारी में गुलाब, अनार, नीम, पुदीना और चुकंदर का क्या काम। पीला कलर है वो पीले गेंदे से, और मौसमी के छिलके हैं, नारंगी के छिलके हैं, केसरी गेंदा तो उससे केसरी कलर का है, चुकंदर और गुलाब से 2 कलर मिल जाते हैं, और टमाटर, अनार, ऐसे जो जो सब्जियां है उसका हल्दी है, इनका यूं एक दूसरे के अंदर कॉम्बिनेशन करते हैं नया रंग लेने के। केमिकल और सिंथेटिक रंगों से होली का रंग बेरंग ना हो, इसीलिए बाड़मेर शहर की महिलाएं हर्बल गुलाल बना रही हैं। महिलाएं रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों से लाल, पीला, हरा, संतरा, नीला, गुलाबी रंग का गुलाब बना रही है। यकीन मानिए, इनके इस्तेमाल से त्वचा चमक उठेगी, चेहरा दमक उठेगा। कान में, मुंह में चला जाता है अगर केमिकल वाला, तो चमड़ी में एलर्जी वगैरह होता है। जबकि ये फेस पैक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, आप पेट में खा सकते हो। यही वाला अरारोट का आटा है तो ये मिठाइयों में काम आता है, और ये जो गुलाब की पत्तियां वगैरह है तो ये भी अब मिठाइयों में काम लेते हैं, और इसे आप हलवा बना के दिखा सकते हैं। होली के अगले दिन अस्पतालों में बढ़ने वाली भीड़ की वजह केमिकल वाले कलर और गुलाल होते हैं। कई लोगों के लिए होली के रंग उनकी जिंदगी को इतना बदरंग कर देते हैं कि लोग होली से ही तौबा कर लेते हैं। लेकिन बाड़मेर में एक कुटीर उद्योग में बनने वाला गुलाल इन सभी परेशानियों से निजात दिलाने वाला है। प्राकृतिक अबीर और गुलाल न सिर्फ लोगों की पसंद बनता जा रहा है, बल्कि इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी मददगार साबित हो रहा है। इसीलिए इस बार अपनी और अपनों की होली को इन रंगों से सराबोर कीजिए, इनकी कोशिश को कामयाबी दिलाइए। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट।